Hello students, we are again with you with a new topic. Okay, and our today's topic is AC circuit containing RS circuit. ठीक है, RS सर्किट की हम बात करेंगे. RC सर्किट सॉरी. सो RC सर्किट मीन्स रेजिस्टेंस और कैपेसिटर. पिछले पार्ट में हमने किया था AC सर्किट कंटेनिंग RL सर्किट यानी कि रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस. ठीक है, और देखिए इस तरह के जो क्वेश्चंस होंगे जो कंबाइंड फॉर्म में होंगे उनमें हम किससे स्टार्टअप करेंगे, फेजर डायग्राम से स्टार्टअप करेंगे. फेजर डायग्राम का यूज़ करते हुए हम स्टार्टअप करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, उनका इम्पीडेंस फाइंड आउट करना है. हमें क्या करना है, ऐसे जो जिनमें कंबाइंड फॉर्म में आएंगे उनमें हमें इम्पीडेंस फाइंड आउट करना है. और जो मैं आपको टॉपिक्स करा रही हूँ मैं वही वाले टॉपिक्स करा रही हूँ आपको. ठीक है, विच इज़ इन योर सिलेबस, जो अकॉर्डिंग टू CBSE का 2021 का जो पैटर्न है, जो न्यू सिलेबस अपडेटेड, उसी के बिहाफ पे हम इसको कर रहे हैं. क्लियर. तो जो आपके सिलेबस में नहीं है दे आर ऑलरेडी लेफ्ट स्टूडेंट्स, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. ओके ओके, सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट. टुडे वी आर डिस्कसिंग RC सर्किट. क्लियर, यानी कि हम R और C को मिक्स फॉर्म में कंबाइन करेंगे और फिर इसको स्टडी करेंगे. इसका क्या करेंगे, पहले फेजर डायग्राम बनाएंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. सो स्टूडेंट्स, वी आर डूइंग AC सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस एंड RC. दैट इज हम RC सर्किट की बात करने वाले हैं. सो लेट ए सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग EMF बी कनेक्टेड टू एन ओहमिक रेजिस्टेंस R एंड ए कंडेंसर ऑफ कैपेसिटर C. हम क्या करते हैं, लेट अस टेक एन अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ EMF which is connected with a resistance which is having resistance R and a capacitor which is having capacitance C. Okay, हाँ जी. What is this? This is the source of alternating EMF. Source of alternating EMF. ये दोनों क्या है, दिस इज रेजिस्टेंस, दैट इज रजिस्टर, और ये क्या है, कैपेसिटेंस. इसका कैपेसिटेंस कितना है C, इसका रेजिस्टेंस कितना है R. अब हमारे पास RC सर्किट है तो हम बात करते हैं सारे फैक्टर्स को इग्नोर करते हुए. ओके, अब हमें देख लो इसमें है ना, हमने कैपेसिटर वो लिया है तो जो इसका अफेक्टिव वोल्टेज होगा, ठीक है, वो कितना होगा, VR. मैं एक बार रेड पेन का यूज़ करती हूँ ताकि आपको क्लियर पता चल जाए. इसके अंदर जो वोल्टेज वर्क कर रही है वो VR, यानी कि यहाँ पे रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज ड्रॉप है वो है VR और जो कैपेसिटेंस में वोल्टेज ड्रॉप है वो है VC. तो VR की वैल्यू हो जाएगी, अगर यहाँ से I करंट फ्लो कर रहा है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी IR. और यहाँ पे देखिए जब हम इसकी बात करेंगे, ओके, तो जब हम इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे जो हमारा करंट आएगा वो कितना आ जाएगा, वो आपके पास हो जाएगा IXC. ठीक है, ये हमारे कैपेसिटर की बात हो गई है. चलिए हम बात करते हैं दोनों के फेजर डायग्राम की. तो देखिए जब रेजिस्टेंस की हम बात करते हैं तो रेजिस्टेंस में जो हमारा फेजर डायग्राम होता है, तो आपको पता है रेजिस्टेंस में इसमें जो I और R हैं दोनों क्या करते हैं, हमारे सेम फेज में रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, दोनों सेम फेज में मूव करते हैं. लेकिन जब बात आती है कैपेसिटर की, जब बात आती है कैपेसिटर की, तो उसमें देखिए जो हमारा I है वो क्या करता है, लीड करता है कितने से, π/2 से. ठीक है, और किससे करता है, कैपेसिटिव वोल्टेज से. ठीक है, इसमें 90 डिग्री से क्या करेगा, लीड करेगा. तो दोनों का कंबाइंड डायग्राम हमें बनाना पड़ेगा. तो हम क्या करते हैं, देखिए ये हमारा ओरिजिन ले लेते हैं. हाँ जी, ओके, हाँ जी, ये आपका I और ये आपका VR, क्योंकि दोनों सेम फेज में हमने बना दिया. अब देखिए I तो हमारा यही रहेगा कंबाइन, तो लेकिन जब हम उसकी बात करेंगे VL की, VC की, तो उसमें VC हमारा क्या रहेगा, π/2 पीछे रहेगा. तो हमने देखिए इसको π/2 पीछे कर दिया है. अब देखिए एक रफ का वेक्टर इधर है, एक वेक्टर, दो पैरेललोग्राम का लो का यूज़ करते हैं और ये हमारा ओवरऑल जो दोनों का रिजल्टेंट शो करेगा. हमने क्या करा, पैरेललोग्राम लो का यूज किया, ओके, और दोनों को क्या किया, कंबाइन किया. ठीक है, पैरेललोग्राम लो क्या कहती है, हमने एक ट्रायंगल, तो हमने देखिए ये क्या किया है, ये हमने एक फेज एंगल ले लिया फाई, जिसकी हम वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं. सबसे पहले हम V को फाइंड आउट करते हैं. तो यहाँ से जो V है रिजल्टेंट है किसके इक्वल हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम भी आपको पता है, VR का स्क्वायर प्लस VC का स्क्वायर, VR का स्क्वायर और VC का स्क्वायर. ठीक है, अब देखिए VR की वैल्यू आपको पता है क्या है, I²
आर स्क्वायर और वी सी की वैल्यू क्या है आई स्क्वायर एक्स सी का स्क्वायर, दोनों का हम क्या ले लेंगे अंडर रूट। उसके बाद क्या हो जाएगा आई स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर, क्योंकि अंडर रूट इसका भी है। ठीक है, तो जब इसको हम अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये सिंपल आई बाहर आएगा। ओके, और ये है आपका v को i से डिवाइड करेंगे तो v अपॉन आई, और जो ये हमारी टर्म है इसी को हम बोलेंगे z यानी कि इम्पीडेंस। क्या बोलेंगे इम्पीडेंस। ठीक है, ये हमारे पास इम्पीडेंस आ गया, कितना आ गया आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर, ये क्या आ गया हमारे पास इम्पीडेंस आ गया। ठीक है, अब हम निकालेंगे फेज एंगल। क्लियर, अब हम क्या निकालेंगे फेज एंगल निकालते हैं, तो चलिए इसको निकालते हैं। तो वो कितना हो जाएगा tan फाई। ठीक है, तो tan फाई निकालेंगे तो tan फाई हमारा क्या हो जाएगा एक्स सी अपॉन आर, क्या आ जाएगा एक्स सी अपॉन आर आ जाएगा। ठीक है, क्यों आया ये इसका रीज़न हम बता देते हैं, बिकॉज tan फाई आपका बेसिकली क्या हो जाएगा ये हो जाएगा वी सी अपॉन वी आर, इसको हम लिख सकते हैं आई एक्स सी अपॉन आई आर, आई से आई कैंसिल आउट, तो ये आ गया आपका एक्स सी अपॉन आर। तो बेटा यही हमें दो चीज़ें इसमें फाइंड आउट करनी थी। अब हम इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लेते हैं। सो न्यूमेरिकल देखिए, ए रेजिस्टेंस ऑफ 200 ओम एंड ए कैपेसिटर ऑफ 15, ठीक है 0.0 माइक्रोफेरेड आर कनेक्टेड इन से, दोनों को रजिस्टर को कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट कर दिया है 220 वोल्ट के साथ और 50 हर्ट्ज एसी सोर्स के साथ, है ना। हमें क्या करना है कैलकुलेट करंट निकालना है सर्किट में, आरएमएस वोल्टेज निकालनी है रजिस्टर और इंडक्टर में, और एल्जेब्रिक सम ऑफ दिस वोल्टेज मोर देन द सोर्स ऑफ द वोल्टेज, यानी कि दोनों का सम करेंगे। सम करने के बाद देखेंगे कि क्या ये दोनों जो ओवरऑल वोल्टेज हमने दी उससे ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। सो वी आर डूइंग द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। सो व्हाट वी आर हैविंग इन द क्वेश्चन में हमें क्या क्या बोला गया है, हमें पता है R इज इक्वल टू 200 ओम, C कितना दे रखा है 15.0 माइक्रोफेरेड दे रखा है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कैपेसिटर वाला टॉपिक कराया था कि हम हायर यूनिट का कैपेसिटर नहीं, लोअर मतलब कि लेस अमाउंट में कैपेसिटर यूज़ करेंगे, मिनिमम जो छोटी छोटी हमारी यूनिट्स हैं। ठीक है, 15 × 10⁻⁻6 फेराड। ओके, ई RMS कितना दे रखा है आपको 200 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी आपको पता है 50 हर्ट्ज होती है हमारी, और हमें निकालना है IRMS। ओके, VR निकालना है और VC निकालना है। तो चलिए निकालते हैं सबसे पहले, क्योंकि देखिए दो सर्किट हैं, कौन कौन से सर्किट दे रखे हैं R और C, ये दोनों सर्किट की बात करें, यानी कि हमें निकालना है इम्पीडेंस। क्या निकालना है इम्पीडेंस निकालना है। ठीक है, यानी कि Z, और इसका इम्पीडेंस क्या होता है हमने थ्योरी में अभी करा है R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या होता है R स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर C स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं R स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 पाई म्यू। ठीक है, 2 पाई म्यू, और ये C का होल स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं। ओके, तो सबकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। सो वी आर गेटिंग 200 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 × 3.14 × 50 × 15 × 10⁻⁻6, और वो भी इसका स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे इसको, सबसे पहले हम, ठीक है, और इसकी देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 200 का स्क्वायर प्लस 2 × 3.14 × 50 × 15 × 10⁻⁻6 का -2 और इसका अंडर रूट। ठीक है, ओके, तो इसको हम सोल्व करते हैं बेटा। सो देखिए बेटा हमने क्या किया, 200 का स्क्वायर यू का यू है, ठीक है, और इसका अंडर रूट है बेटा ये, ठीक है, और 1/2 इसको हम ऊपर लेंगे तो माइनस की पावर यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है,
तो 2 इंटू 100 का स्क्वायर इसको हमने लिख दिया 40,000। 200 इंटू 200, 2 2 जा 4 और 4 0। अब देखिए हमने क्या करा, 3.14 को 314/100 लिखा, 50 को यू का यू, इंटू में 15, इंटू में 10 की पावर -6 को, ये 10 की पावर 6 हो गई। तो देखिए 2 5 से 10, 5 5 से कट गया, ठीक है। 5 3 जा 15 और 5 से 20,000 पे कट गया, 2 लाख पे, ठीक है। फिर हमने क्या करा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, 314 को और 3 को मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड किया, तो हमें मिला 0.00471 की पावर -2। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 40,000 प्लस, इसको जब हम इसका -2 करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो अब हमें मिलेगा 1 सेकेंड, हाँ जी, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 45077.33। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। इन दोनों को ऐड करने के बाद वी आर गेटिंग, इनको ऐड करने के बाद हमें मिलेगा 85077.33, और जब इसका अंडर रूट हम सोल्व करेंगे देन वी आर गेटिंग 291.7 ओम। तो ये हमारे पास आ गया इम्पीडेंस आ गया, ठीक है। अब हमें निकालना है करंट, हमें क्या निकालना है, करंट निकालना है, करंट इन द सर्किट, ठीक है। तो करंट निकालते हैं, ओके। करंट क्या हो जाएगा आपका, देखिए IV/V/Z, ये कितना होता है, स्टैंडर्ड होता है 220, जेड अभी निकाला है 291.7। जब इनको हम डिवाइड करेंगे तो हमें सीधा मिल जाएगा 0.75 एम्पियर। अब हम निकालते हैं वोल्टेज VR, क्या हो जाएगा, IV इंटू R हो जाएगा, ठीक है। ये कितना है 0.75, ये कितना दे रखा है 200, सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे 150.8 वोल्ट। उसके बाद आपको निकालना है VC, तो इसके लिए क्या हो जाएगा IV इंटू XC, क्योंकि इसकी बात हो रही है ना कैपेसिटर वाले की, तो हो जाएगा 0.75 212.3, सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे 159.2 वोल्ट। उसके बाद हम निकालेंगे दोनों का सम, दैट इज़ VR प्लस VC। VR प्लस VC करेंगे तो हमें मिलेगा 150.8 प्लस 159.2 एंड वी आर गेटिंग 310.0, दैट इज 310 वोल्ट, ठीक है। सो विच इज़ मोर देन द सोर्स वोल्टेज। अब देखिए जो ये हमारी क्या आई है, रिजल्टेंट वोल्टेज ज़्यादा आई है, इट इज़ ग्रेटर, क्योंकि जो सोर्स वोल्टेज था उसके पास कितनी थी 220, हमारे पास कितना है रिजल्टेंट 310, सो इट इज़ मोर देन द सोर्स ऑफ वोल्टेज, ओके। सो इस पैराडॉक्स को हम रिजोल्व कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं, दैट द टू वोल्टेज आर नॉट इन द सेम फेज, यानी कि दोनों वोल्टेज सेम फेज में नहीं है, सो दे कैन नॉट बी एट। देखिए दो वोल्टेज हैं सेम फेज में नहीं है, ठीक है, उनके बीच में फेज आउट कितना है 90 डिग्री का है ना। VR और VC दे आर नॉट इन द सेम फेज, ये VC और ये VR। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए वेक्टर एडिशन का यूज करेंगे। सो हम क्या कह सकते हैं, जो हमारे पास ओवरऑल VRC होगा वो क्या हो जाएगा, V² प्लस VC का स्केयर का अंडर रूट। फिर हमारे पास जो जो अवेलेबल हैं हम क्या करेंगे, उनका 150.8 का स्केयर प्लस 159.2 का स्केयर, और उन दोनों का क्या कर देंगे, अंडर रूट करेंगे। तो चलिए इनका स्केयरिंग सोल्व करते हैं। सो इसका स्केयरिंग करने के बाद हमें मिला 22,740.64, ठीक है, और 159.2 का हो जाएगा 9.2, इसका स्केयरिंग हो जाएगा 25,344 इंटू 64। आप इसके लिए कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि वैसे तो काफ़ी टाइम लगने वाला है इनमें, तो आप इनको ऐसे भी कर सकते हो। मैं खुद कैलकुलेटर का यूज़ करके कर रही हूँ 22,740, लेकिन इसके लिए आप साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ कीजिएगा, वो आपको अलाउड भी होता है एग्जामिनेशंस में, ठीक है। तो आप इन दोनों को सम कीजिए 0.64 प्लस 25,344.64, ये आपके पास आ जाएगा 48085.28, और इसका हम क्या करेंगे, अंडर रूट करेंगे, और इसका अंडर रूट सोल्व करने के बाद हमें मिलेगा 219.28।
जिसको हम अप्रोक्सीमेट, क्या इसका अंडर रूट सोल्व करके हमारे पास ये आया है, जिसको हम अप्रोक्सीमेट बोल सकते हैं 220 वोल्ट। ठीक है, चलिए फिर आपको ये हो गया है तो हम एक छोटा सा टॉपिक और कर लेते हैं इसके साथ साथ कवर, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि इंडक्टर वही काम करता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड में कैपेसिटर करता है। ठीक है, बस वो काम मैग्नेटिक फील्ड में कौन करता है, इंडक्टर करता है। तो चलिए करते हैं। हाँ जी, तो वी हैव टू फाइंड एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, सॉरी इंडक्टर, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। ओके, सो देखिए जब हम कोई भी एसी सोर्स है जब एक इंडक्टर पे अप्लाई करते हैं, ठीक है, ये क्या है हमारे पास एक एसी सोर्स है, ठीक है, ऑफ ईएमएफ। क्लियर, जब हम भी कोई भी ऐसी सोर्स किसी इंडक्टर पे अप्लाई करते हैं जिसका इंडक्टेंस एल है, ठीक है, तो द करंट इज ग्रो फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम वैल्यू। जो करंट है वो 0 से, करंट 0 और मैक्सिमम वैल्यू आई नोट तक जाता है। ठीक है, मैक्सिमम इफ आई इज़ द करंट, हमने माना लेट आई इज़ द करंट, let I is the current at any instant t। ठीक है, किसी भी टी टाइम पे इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। आपको पता है कि जब भी हम किसी कोयल में से करंट पास करते हैं तो उसमें क्या हो जाता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, इस बात को हम पहले ही समझ चुके हैं ईएमआई वाले चैप्टर में। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ हमारे पास क्या हो जाएगा, यानी कि इसमें सेल्फ इंडक्शन प्रोड्यूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एल डी आई बाई डी टी। हमें क्या लेना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है इंड्यूस्ड ईएमएफ का, इसलिए हम यहाँ पे माइनस साइन नहीं ले रहे हैं क्योंकि हमने उसका सिर्फ क्या लिया है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, यहाँ पे जो इसका सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ इसको हम बैक ईएमएफ भी बोलते हैं। ये क्या है, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, इसको हम क्या बोल सकते हैं, बैक ईएमएफ भी, क्योंकि ये इसको करंट को अपोज करने के लिए जब प्रोड्यूस होता है। ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है, करंट में कोई भी चेंज हो उसको अपोज करता है। क्लियर, तो बेसिकली हम इसको इनर्शिया कह सकते हैं, इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसको हम क्या कह सकते हैं, इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसको हम कर सके हैं बहुत अच्छे से ईएमआई वाले चैप्टर में। ठीक है, सो वर्क नीड्स टू बी डन अगेंस्ट द बैक ईएमएफ। हमें क्या करना पड़ेगा, इस बैक ईएमएफ के खिलाफ कुछ काम करना पड़ेगा ताकि करंट यहाँ पे एडजस्ट कर पाए। क्योंकि अगर मान लो करंट को हमने इसमें भेजा और यहाँ से इसको अपोज करेगा, ठीक है, तो इसमें काम तो हो ही नहीं पाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस पर कुछ एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, कुछ काम हुआ ना, तो वर्क नीड्स टू बी डन अगेंस्ट द बैक ईएमएफ। इस बैक ईएमएफ के अगेन हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ काम करना पड़ेगा। ठीक है, टू एस्टैब्लिश द करंट, ताकि इसके अंदर करंट स्टे रहे, इसके अंदर रहे कनेक्ट करंट किसी भी तरीके से। ठीक है, तो इस वर्क डन को हम स्टोर करते हैं। सो द वर्क दैट वी हैव डन एट हियर, सो वर्क डन टू एस्टैब्लिश द करंट, जो काम हमने करंट को एस्टैब्लिश करने के लिए, सेट करने के लिए किया, ठीक है, इज कॉल्ड, इज स्टोर्ड एज मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। वही काम किस फॉर्म में स्टोर हो गया, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया। बेसिकली आप इसको ऐसे समझिए, अगर मेरे पास कोई मतलब इलास्टिक टाइप, जितना मैं उसको खींचूंगी उतना वापस आएगा, यानी कि आप किसी भी चीज़ को उस पर वर्क प्रोवाइड जितना करोगे ना, उतना ही उसमें वो एनर्जी स्टोर होती चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या हो जाएगा, रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि डी डब्ल्यू बाई डी टी क्या हो जाएगा, बताइए आप, ई इंटू आई। बिकॉज रेट ऑफ डूइंग ऑफ वर्क क्या होता है, क्योंकि वर्क क्या होता है, बताइए, वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करेंगे पावर की फॉर्म में तो पी इंटू टी, तो अगर इसको आप नीचे ले आओगे तो पी की फॉर्मूला क्या होता है, वी आई। ये हमने पढ़ा हुआ है इस करंट वाले सिस्टम में, तो मैंने पी की जगह देखिए ई आई पुट करा है, टी को इसके नीचे लेके आई, तो हमने रेट ऑफ डूइंग वर्क निकाल दिया। अगर हम रेजिस्टेंस इग्नोरेंस को, अगर इफ़ वी नेगलेक्ट रजिस्टिविटी लॉस, जो रजिस्टिव लॉस इसके अंदर हो रहा है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, कुछ टाइम के लिए नेगलेक्ट कर देते हैं, और सिर्फ इसका इंडक्टिव इफेक्ट अगर हम कंसिडर करेंगे तो डी डब्ल्यू बाई डी टी क्या हो जाएगा,
ई की वैल्यू देखिए क्या है, ये रहा, ये ई की वैल्यू हम क्या करेंगे इसमें यहाँ पे पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा L di/dt और इनटू में I, ठीक है, ओके। हाँ जी, तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा dW = LI/dI, क्योंकि ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे dt है ना। तो यहाँ से आपका आ गया, तो ये आ गया आपका स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, जितना काम हुआ है। टोटल वर्क डन के लिए हम क्या कर देंगे, दोनों साइड इंटीग्रेशन बोथ साइड, टोटल वर्क के लिए हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन बोथ साइड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा dW, जिसको हम W लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा LI/dI। और करंट कहाँ से कहाँ जा रहा है, 0 से I, तो इसको सोल्व करते हैं, इसके डेरिवेशन को सोल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। सोल्व करने के बाद वी आर गेटिंग W = LI/dI 0 से I, ठीक है। तो I को सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा I² 0 से I, वैल्यू पुट करेंगे I² 0, तो हो जाएगा LI², जिसको हम लिख सकते हैं ½ LI²। ये आ गया हमारा वर्क डन। और आपको कैपेसिटर वाले में याद हो क्या आया था हमारा, ½ CV², ये कैपेसिटर का आया था वर्क डन, यानी कि इसी वर्क डन को हमने क्या कहा था, पोटेंशियल एनर्जी कहा था ना, इसी वर्क डन को हम क्या कह सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। सो दिस इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू बिल्ड अप द करंट इन एन इंडक्टर। अगर आप करंट को उसमें प्रमाणित रखना चाहते हैं कि करंट को कोई अपोज ना करे, तो हमने जो उस पर एक्स्ट्रा वर्क किया, वो जो वर्क होगा वो हमारा क्या होगा, एनर्जी रिक्वायर्ड टू बिल्ड अप करंट इन एन इंडक्टर, ठीक है। अगर अभी हम इसको कंपेरिजन करें काइनेटिक एनर्जी के साथ, तो वैसा वो भी कुछ ऐसा ही होता है, ½ mv², है ना, क्लियर। तो देखिए वहाँ पे जो m होता है, जैसे आप इसको कंपेयर कर सकते हो काइनेटिक एनर्जी के साथ, क्या होता है ½ mv²। m क्या है यहाँ पे, मास है, v क्या है, उसकी वेलोसिटी है। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए L क्या है, इंडक्टर है, इनर्शिया बोल सकते हो, I क्या उसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है, क्लियर। चलिए, तो आपको समझ में आ गया है ये अच्छे से। अब इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। हाँ जी, सो दिस इज द क्वेश्चन स्टूडेंट्स। क्वेश्चन इज सेइंग ए 1.5 मिली हेनरी इंडक्टर इन LC सर्किट। LC सर्किट में हमने इतना इंडक्टर मतलब हेनरी का इंडक्टर कनेक्ट किया है, और उसकी जो मैक्सिमम एनर्जी वो स्टोर करता है वो है 17 माइक्रो जूल। आपको बताना है पीक करंट, ओके। सो देखिए यहाँ पे हमारे पास L कितना है, 1.5 मिली हेनरी, जिसको हम लिख सकते हैं 1.5 × 10⁻³ हेनरी, ठीक है। E0 हमारे पास कितना है, E0 हमें दे रखा 17 माइक्रो जूल, इनकी मैक्सिमम जो वो मैक्सिमम एनर्जी स्टोर कर सकता है, इसको हम लिख सकते हैं 17 × 10⁻⁶ जूल। I0 हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ओके। सो वी नो दैट, अभी हमने करा था ½ LI0 का स्क्वायर, I0² निकालना है, क्या हो जाएगा 2E0/L, ठीक है। और अगर हम I0 निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा इसका √2E0/L। अब हम क्या करते हैं, इनकी वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। तो आफ्टर पुटिंग द वैल्यू वी आर गेटिंग 2 × 17 × 10⁻⁶ अपॉन 1.5 × 10⁻³ सो एज यूजुअल सबसे पहले हम 10 की पावर्स को हटाते हैं। 34 × 10⁻³ ये ऊपर चला जाएगा और नीचे रहेगा 15। अब देखिए इसकी पावर को भी हम हटाएंगे तो ऊपर चला जाएगा 10⁻⁻4 और ये अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आ गया हमारे पास 3 ठीक है। तो ये आ जाएगा 34/15 अंडर रूट और ये 10⁻⁻2 आ जाएगा, क्योंकि मैंने पावर करके इसको तो बाहर निकाल दिया ना, हो गया ना सोल्व। ये तो 34 को 15 से डिवाइड करते हैं और उसका अंडर रूट निकालते हैं। हाँ जी, तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 2.26 का अंडर रूट इंटू 10⁻² और जब इसका अंडर रूट हमने सोल्व किया तो हमें मिला 1.505 1.50 इंटू 10⁻² और इसकी 10 की पावर को हटाएंगे तो हमें मिलेगा 0.15 एम्पियर।
सो दिस इज द रिक्वायर्ड करंट दैट वी वांट टू फाइंड आउट। ठीक है बेटा, होप आपको सारे समझ में आ रहे हैं अच्छे से। ओके, सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, होप नाउ दिस इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ओके, अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे RLC सर्किट। ठीक है, उसका इम्पीडेंस निकालेंगे, उसका एंगल निकालेंगे और उससे बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे। वो आपका सबसे इंपॉर्टेंट है। जितने भी मैंने आपको फेज एंगल सभी कराए हैं, जितने भी ये कॉम्बिनेशन कराए हैं C का, R का और L का, और कंबाइन भी कराए हैं, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका है RLC सर्किट। तो उसको आप बहुत ध्यान से कीजिए। वैसे तो सारे ही इम्पोर्टेंट है बेटा, उसको आप ज़्यादा अच्छे से करना। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, होप दिस इज़ वेरी गुड फॉर यू एंड वेरी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक्स अ लॉट।